नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आप देख रहे हैं नंबर 1 न्यूज चैनल का नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद पीओके पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। संसद से मोदी सरकार ने जो मैसेज दिया, जो बड़ा संदेश दिया, उसे पीओके ने पढ़ लिया। पीओके की सीटों का रिजर्वेशन वहां के लोगों के लिए सेलिब्रेशन जैसा है। भारत के गृह मंत्री ने साफ साफ शब्दों में पूरी दुनिया को, जी हां, पूरी दुनिया को यह महासंदेश दे दिया कि पाकिस्तान से पीओके लेकर ही रहेंगे। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं सकता। कश्मीर का कोई नहीं है इस सदन में। देश का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर व्यक्ति का कश्मीर है और हर कश्मीरी का देश है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है। पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। पीओके का जिक्र भारत की संसद में हुआ। संसद से जो आवाज उठी, उसकी गूंज एलओसी के उस पार पीओके में सुनाई दी। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि पीओके भारत का हिस्सा था, हिस्सा है और हिस्सा रहेगा। जिसको जो बोलना है वो बोले। इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं सकता। पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर का नाम देता है, वो ना तो कभी पाकिस्तान का हिस्सा था और ना ही कभी होगा। पाकिस्तान कश्मीर घाटी के जिस हिस्से पर अवैध कब्जा करके बैठा है, उस पर हिंदुस्तान की सरकार का प्लान एकदम क्लियर है। देश का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर व्यक्ति का कश्मीर है और हर कश्मीरी का देश है। क्या बात कर रहे हैं आप? ये है जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो भारत के पास है। ये है पाक अधिकृत कश्मीर जिस पर अभी पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, जिसे पीओके कहा जाता है। ये है वो अक्साई चीन जिसे 1962 की युद्ध के बाद चीन ने हथिया लिया था। ये है शक्सगाम वैली जिसे 1963 में पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था। पूरा जम्मू कश्मीर 2,22,000 वर्ग किलोमीटर का है, जिसके करीब 35% हिस्से में पीओके है। पीओके 78,104 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 17% हिस्सा यानी 37,555 वर्ग किलोमीटर में अक्साई चिन है। वहीं 5200 वर्ग किलोमीटर शक्सगाम वैली वाली कश्मीर की धरती पाकिस्तान ने चीन को अपने पाले में लाने के लिए गिफ्ट कर दिया था। वहीं 46% हिस्सा भारत के पास है, जो 1,01,387 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। ये किसी से छिपा नहीं है कि पीओके में पाकिस्तान अपनी जबरिया हुकूमत चलाता है। 75 साल से पाकिस्तान पीओके पर कुंडली मारकर बैठा है। अब पीओके की भारत वापसी वाले अभियान को नई धार मिली है मोदी सरकार की गारंटी से। गारंटी कश्मीर से धारा 370 के समूल नाश की, गारंटी पीओके में तिरंगा लहराने की, गारंटी पीओके को पूरी तरह से भारत में मिलाने की। 2 सदी तक अगर धारा 370 का फैसला गलत है तो मेरी सरकार का है, मेरा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह फैसला लिया है। ना मोदी जी इस फैसले से भाग सकते हैं, ना हमारी कैबिनेट भाग सकते हैं और ना हमारा पार्टी भाग सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करनी पड़ती है। भारत की संसद से मोदी सरकार ने जो मैसेज दिया है उसे पीओके ने पढ़ लिया है।
कश्मीर में पीओके की सीटों के रिजर्वेशन का ऐलान पीओके के लोगों के लिए सेलिब्रेशन जैसा है। भारत के गृह मंत्री ने साफ साफ शब्दों में पूरी दुनिया को संदेश दे दिया है कि पीओके में भी मोदी की गारंटी चलने वाली है। 3 सीटें, 2 जम्मू कश्मीर से विस्थापित परिवारों के लिए और 1 सीट पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से विस्थापित आए हुए कश्मीरी भाइयों के लिए रिजर्व करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने बहुत मन के साथ, चाव के साथ और संवेदना के साथ। जिस वक्त हिंदुस्तान की संसद से अमित शाह विपक्ष को खरी खरी सुना रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका थर थर कांप रहे थे। जिस वक्त गृह मंत्री देश की संसद में पीओके की बात कर रहे थे, उस वक्त सरहद पार बैठे आतंक के आका पीओके को बचाने की खैर बना रहे थे। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, पिन पॉइंट स्ट्राइक। पीओके में कितने टेरर कैंप हैं, सेना को पता है। किस टेरर कैंप में कितने आतंकी जमा हैं, सेना को पता है। आतंकियों के पास कौन कौन से हथियार मौजूद हैं, ये भी सेना जानती है। एलओसी के पास कहां कहां आतंकियों के लॉन्चिंग पैड बनाए गए हैं, एक एक लोकेशन की जानकारी है। पीओके में दहशतगर्दों की कैसे ढाल बनी हुई है पाकिस्तान की सेना, इसकी पुख्ता जानकारी है। सवाल है, क्या पीओके को कब्जे में लेने के लिए रात के अंधेरे में एक बार फिर लिखी जाने वाली है सर्जिकल स्ट्राइक की स्क्रिप्ट? क्या एक बार फिर बॉर्डर पार कर भारत की सेना ऑपरेशन पीओके को अंजाम देने वाली है? भारत की संसद में जो कुछ हुआ है, उसका आफ्टर इफेक्ट लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार पीओके में दिखाई दे रहा है। खुफिया एजेंसियों के हवाले से जानकारी मिली है कि पीओके में एक्टिव टेरर कैंपों में से कुछ कैंप को पीछे की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। दावे के मुताबिक इन टेरर कैंपों को एलओसी के नजदीक बने लॉन्च पैड की तरफ शिफ्ट किया गया है। लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक इस वक्त अमित शाह के पीओके वाले बयान को सुना जा रहा है। मोदी सरकार के जम्मू कश्मीर पर लिए संकल्प की चर्चा हो रही है। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खौफ पीओके को लेकर सता रहा है। इस्लामाबाद में बैठे पाकिस्तान के हुक्मरानों को डर इस बात का सता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके को हिंदुस्तान में मिलाने वाले हैं। यही वो बात है जिसने पाकिस्तान के हुक्मरानों की रातों की नींद हराम कर दी है। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर जो गारंटी दी थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है। धारा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ है कि धारा 370 को हटाने का फैसला पूरी तरह असंवैधानिक है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर के पास आंतरिक संप्रभुता का अधिकार नहीं है। सवाल है, क्या भारत पीओके को वापस हासिल करने की तैयारी कर रहा है? भारत की संसद में अमित शाह के एक से बढ़कर एक विस्फोटक बयानों के क्या मायने हैं? पीओके के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं? दूर दूर बैठे हुए लोग, जिस धरती को मैंने देखा नहीं है, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद है, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। पूरा देश देख चुका है, मोदी हैं तो धारा 370 की विदाई मुमकिन है। गृहमंत्री अमित शाह की पीठ थपथपाते नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर 5 अगस्त 2019 की है। मोदी के विरोधियों ने कहा कि मोदी ने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है, कश्मीर की सियासत का पूरा नक्शा बदल दिया है। सवाल है, क्या ऐसा करने के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्लानिंग कश्मीर के हालिया भूगोल को बदलने की है? क्या पीओके को पूरी तरह से भारत में मिलाकर इतिहास में हुई भूल को सुधारने की है? नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास और बदलाव की ऐसी लहर चली है जिसने घाटी की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदलने का काम किया है। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है।
धारा 370 हटने के बाद घाटी में पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी आई है। धारा 370 हटने के बाद 30,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिला है। धारा 370 हटने के बाद घाटी में निवेश और उद्योगों को बढ़ावा मिला है। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। पीओके के लोगों से ये बात छिपी नहीं है। यही वजह है कि गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। यहाँ के लोगों ने पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गिलगित बाल्टिस्तान के नेताओं ने साफ कर दिया है कि अब वो पंजाब और सिंध नहीं जाएंगे। इन नेताओं का कहना है कि पाकिस्तान सरकार कारगिल की सड़क खोले। अब गिलगित बाल्टिस्तान के लोग भारत के साथ जुड़कर तरक्की करना चाहते हैं। नहीं जाना हमने पंजाब, नहीं जाना हमने सिंध। अगर तुम्हें तकलीफ है इस मुतनाज़ा खित्ते के शहरी को तुम अपने मुल्क में आने के लिए रास्ते में टाउट पैदा कर तो दारुल तांगिर कोहिस्तान तक हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में। खोलो करगिल का रास्ता, खोलो हमारा तारीखी रास्ता, हम करगिल की तरफ जाएंगे। बात अक्टूबर 1947 की है, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था। उस समय जम्मू कश्मीर एक आजाद रियासत थी। अंग्रेजों ने इस रियासत की बागडोर उसके तत्कालीन महाराजा हरि सिंह को सौंप दी थी। जब दूसरी रियासतों का भारत में विलय हो रहा था, उस वक्त हरि सिंह विलय में देरी कर रहे थे, क्योंकि वो इस स्वतंत्र रियासत के महाराजा बने रहना चाहते थे। इस बीच पाकिस्तान की सेना के इशारों पर हजारों की संख्या में कबायलियों ने कश्मीर पर हमला बोल दिया। इस हमले में कबायलियों के साथ साथ पाकिस्तान के सैनिक भी शामिल थे। 26 अक्टूबर को भारतीय सेना भी श्रीनगर पहुंच गई। यह युद्ध 1 साल 2 महीने और 9 दिन चला। इस दौरान हरि सिंह के विलय पर समझौते के हस्ताक्षर के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान से कबायलियों और पाकिस्तान की सेना को काफी पीछे खदेड़ दिया था। युद्ध कुछ दिन और चलता तो भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना को पीओके से भी पीछे धकेल चुकी होती, लेकिन अचानक तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने का और युद्ध विराम के ऐलान का फैसला किया। युद्ध रुक गया, यूएन में प्रस्ताव भी पास हो गया, लेकिन पीओके में पाकिस्तान की जो सेना मौजूद थी वो कभी वापस नहीं लौटी। देश का प्रधानमंत्री का देश की जमीन के लिए संवेदनशीलता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, माननीय? इतना छोटा सवाल है। हमारी सेना जीत रही थी, वो भाग रहे थे। 2 दिन रुक जाते, पूरा पाक ऑक्यूपाई कश्मीर तिरंगे के तले आ जाता। क्यों किया? कश्मीर के मामले को यूएन में ले जाने का नेहरू का फैसला भारत की अखंडता पर भारी पड़ा। कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। केंद्र की मोदी सरकार की मंशा पीओके को वापस लाने की है। भारत का स्टैंड क्लियर है, पाकिस्तान का पीओके पर कब्जे वाला ख्वाब टूटने वाला है। भारत की धरती पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा अब ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है। गोगा मेडी की किलर इश्कजादी, इस चेहरे को बेहद गौर से देख लीजिए। गोगा मेडी हत्याकांड में रोज नए नए किरदार सामने आ रहे हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले में लेडी डॉन की भी एंट्री हो गई है। लॉरेंस गैंग की एक ऐसी लेडी डॉन जिसने टिफिन की सप्लाई के साथ साथ गोगा मेडी के शूटर्स को भी हथियार सप्लाई कर दिए। वैसे ये महिला एयर होस्टेस बनने का ख्वाब देख रही थी, लेकिन इश्क के चक्कर ने इसे लॉरेंस गैंग का डॉन बना दिया। एक महिला जिसने सुखदेव सिंह गोगा मेढी की हत्या में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। सुखदेव सिंह गोगा मेढी की इस महिला से कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई निजी रंजिश भी नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी इसी महिला की मदद से सुखदेव सिंह गोगा मेढी की हत्या हुई।
जब जयपुर की पुलिस ने सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में इस महिला को गिरफ्तार किया तो उस वक्त पूरा राजस्थान हैरान हो गया। आखिर कौन है ये महिला जिसके ऊपर राजस्थान की पुलिस गंभीर मामले दर्ज कर रही है? कौन है ये लेडी डॉन जिसने सुखदेव सिंह गोगामेडी का कर दिया काम तमाम? इस लेडी डॉन का नाम है पूजा सैनी। जयपुर पुलिस के मुताबिक पूजा सैनी ना सिर्फ सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या में शामिल है, बल्कि उसने सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करने वाले शूटर नितिन फौजी को खाना भी खिलाया था और उसको खाने के लिए टिफिन भी दिया था। उसको अपने घर पर 1 हफ्ते तक रखा भी था। पूजा सैनी की पूरी जिंदगी इतनी ज्यादा रहस्यमय है कि वो एयर होस्टेस बनने के लिए भी ट्रेनिंग कर रही थी। अगर पूजा सैनी एयर होस्टेस बनकर खुशहाल जिंदगी जीना चाहती थी तो फिर कैसे वो लॉरेंस गैंग के इतनी करीब पहुंच गई और क्यों वो लॉरेंस गैंग के दुश्मन सुखदेव गोगामेडी की हत्या में शामिल हो गई थी? ये कहानी बेहद दिलचस्प है, आज हम आपको बताने वाले हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद अब जैसे जैसे जांच के नतीजे सामने आ रहे हैं वैसे वैसे ये बात पता चल रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तार राजस्थान में किस तरह फैले हुए थे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग किस तरह से राजस्थान के अंदर जड़ें जमा चुका था। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पास हर काम के लिए एक अलग आदमी मौजूद था। हथियारों की सप्लाई के जिम्मे से लेकर कत्ल के लिए गाड़ी मुहैया करवाने तक और शूटरों को पैसा देने तक हर काम पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा था और एक एक काम के लिए एक एक गैंगस्टर और गुर्गे को जिम्मा दिया गया था। पूजा सैनी नाम की इस महिला का जिम्मा सुखदेव सिंह गोगामेडी के कातिल शूटर नितिन फौजी को हथियार मुहैया करवाना था। राजस्थान पुलिस ने पुष्टि की कि पूजा सैनी और उसके पति महेंद्र मेघवाल ने नितिन फौजी को हथियार मुहैया कराए थे। 5 दिसंबर को हत्याकांड को अंजाम देने से पहले लगभग 1 हफ्ते तक नितिन फौजी जयपुर में पूजा सैनी के किराए के फ्लैट में रहा था। पूजा सैनी को राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा का काम संभालने का जिम्मा सौंपा गया था। पूजा सैनी को यह भी जिम्मा सौंपा गया था कि वो इस हत्याकांड से पहले शूटर नितिन फौजी को हथियार मुहैया कराएगी और पैसे से उसकी मदद करेगी और हत्याकांड के बाद इस्तेमाल हुए हथियार को बरामद भी करेगी। इतना ही नहीं, वो फर्जी पहचान के तहत एक युवक के साथ जयपुर में रह रही थी। ये युवक भी लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ था, जिसके बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं। राजस्थान पुलिस ने पूजा के पास से कई फर्जी आईडी जब्त की हैं और फिलहाल पुलिस टीम उससे पूछताछ कर रही है। दरअसल पूजा सैनी पर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। लेडी डॉन पूजा सैनी जयपुर में अपने पति महेंद्र मेघवाल उर्फ समीर के साथ रह रही थी। उसके पति पर भी पहले से हत्या, मारपीट और तस्करी के मामले दर्ज हैं, जो फिलहाल फरार है। दरअसल पूजा सैनी और उसके पति महेंद्र मेघवाल उर्फ समीर ने ही इस हत्याकांड के लिए हथियार उपलब्ध करवाए थे। महेंद्र मेघवाल उर्फ समीर राजस्थान के कोटा जिले का रहने वाला है। कोटा के एक थाने का वो हिस्ट्री सीटर भी है। उसकी एक पत्नी कोटा में ही रहती है जिसका नाम संगीता है। संगीता से उसने लव मैरिज की थी, लेकिन जयपुर में वो दूसरी पत्नी पूजा सैनी के साथ रह रहा था। पूजा से 2022 में एक मंदिर में उसने लव मैरिज की थी। दरअसल महेंद्र मेघवाल उर्फ समीर के साथ ही उसकी पत्नी पूजा सैनी को पकड़ने के लिए भी राजस्थान पुलिस ने टोंक में छापेमारी की थी, लेकिन इस छापेमारी की भनक लगते ही महेंद्र मेघवाल उर्फ समीर हथियारों के जखीरे के साथ निकला और फरार हो गया, जबकि उसकी पत्नी पूजा सैनी शिकंजे में आ गई। लेकिन जब टोंक में पूजा के घर की तलाशी ली गई तो काफी अहम सबूत बरामद हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पूजा सैनी के फ्लैट पर AK-47 राइफल रखी हुई तस्वीर भी मिली है, जिसको लेकर आशंका जताई जा रही है कि उसका पति लेकर फरार हो गया है। बताया जाता है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्याकांड में हथियारों की सप्लाई करने वाले महेंद्र मेघवाल और समीर राजू ठेहज की हत्या में भी शामिल था। पुलिस के मुताबिक इस हत्या के लिए मेघवाल ने आधा दर्जन से ज्यादा पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस खरीदे थे। नितिन फौजी ने अपने लिए 2 पिस्टल और मैगजीन और रोहित राठौर के लिए 1 पिस्टल और 2 मैगजीन की व्यवस्था की थी।
नितिन फौजी 28 नवंबर को टैक्सी से जयपुर आया और यहां पर वो महेंद्र मेघवाल उर्फ समीर से मिला। यहां पर उसे जयपुर के एक फ्लैट में ले जाया गया, जहां पर कि समीर की दूसरी पत्नी पूजा सैनी ने उसके लिए खाना भी तैयार किया। इतना ही नहीं, पूजा सैनी के पति महेंद्र मेघवाल उर्फ समीर ने दोनों शूटर को हत्या के लिए जाने से पहले 50-50 हजार रुपए दिए थे। इससे पहले 29 नवंबर को शूटर रोहित राठौड़ के लिए जयपुर के मानसरोवर में शोरूम से एक मोटरसाइकिल खरीदी गई थी। इसके लिए 20,000 का डाउन पेमेंट महेंद्र मेघवाल उर्फ समीर ने दिया था। रोहित राठौड़ ने मोटरसाइकिल सुखदेव गोगामेड़ी के घर के पास एक गली के नुक्कड़ पर खड़ी की थी और उसके ऊपर 2 हेलमेट रखे थे। प्लान ये था कि हत्या के बाद दोनों शूटर मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो जाएंगे, लेकिन गोगामेड़ी की हत्या के बाद जब दोनों वहां पर पहुंचे तो मोटरसाइकिल वहां से गायब थी। इस पर दोनों ने स्कूटी सवार पर फायर किया और उसकी स्कूटी लेकर फरार हो गए। दरअसल जिस जगह पर मोटरसाइकिल खड़ी की थी वहां पर निर्माण का काम चल रहा था और मजदूरों ने उसे लावारिस समझकर दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि दरअसल पूजा सैनी प्यार के चक्कर में जुर्म के दलदल में घिर गए। पूजा सैनी 2020 में महेंद्र मेघवाल और समीर के टच में आई थी। फेसबुक से दोनों की जान पहचान हुई, फिर बातचीत होने लगी। अगस्त 2022 में जयपुर के एक मंदिर में महेंद्र से शादी कर ली। फिर दोनों जयपुर स्थित जगतपुरा के फ्लैट में रहने लगे। पूजा ने पहले एयरपोर्ट पर काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर वो महेंद्र के साथ लॉरेंस गैंग में शामिल हो गई। जांच से पता चला है कि रामवीर जाट ने शूटर नितिन और रोहित के लिए जयपुर में सारा इंतजाम किया था। बचपन के दोस्त रामवीर और नितिन फौजी के बीच घनिष्ठ संबंध थे और रामवीर ने ही नितिन फौजी को जयपुर में एक होटल और एक फ्लैट में रहने की सुविधा प्रदान की। इसके अलावा रामवीर ने नितिन फौजी के भागने की योजना में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड से एक बात ये भी सामने आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई टर्की की बनी हुई प्रतिबंधित जिगाना पिस्टल से शूट आउट को अंजाम दे रहा है। याद कीजिए, साल 2023 में ही अप्रैल के महीने में जब अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या हुई थी, तब उन हत्याओं में भी जिगाना पिस्टल का ही इस्तेमाल हुआ था। अतीक अहमद को मारने वाले शूटरों ने 20 सेकंड से भी कम समय में 30 से ज्यादा गोलियां चलाई थी। अतीक अहमद के कत्ल में भी 2 जिगाना पिस्टल और 1 मुंगेरी पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था। अतीक की हत्या करने वाले शूटर सनी ने जिगाना से 16 और लवलेश ने जिगाना से 13 फायर किए। अतीक अहमद हत्याकांड मामले में हथियारों की सप्लाई में भी कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और जितेंद्र उर्फ गोगी का नाम सामने आया था। उस वक्त यह दावा किया गया था कि दिल्ली के गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी ने अतीक अहमद को मारने वाले शूटर सनी को यूपी से बुलाकर दिल्ली में 2 जिगाना पिस्टल दी थी। लेकिन इस मामले में आज एक चौंका देने वाला वाकया उस वक्त सामने आया जब ये दावा करते हुए अशोक गहलोत की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया कि उनको करणी सेना से खतरा है। इस पर करणी सेना के पदाधिकारियों ने आपत्ति जताई है और कहा है कि करणी सेना एक सामाजिक संगठन है, न कि कोई आपराधिक संगठन। करणी सेना ने हमेशा समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ में कहीं अन्याय और अत्याचार रहा हो, उसके लिए लड़ाई लड़ी है। अशोक गहलोत को आज अगर इस वजह से सुरक्षा दी गई या ये कहा गया कि करणी सेना से खतरा है, तो करणी सेना तो एक सामाजिक संगठन है, कोई आतंकवादी संगठन नहीं है जिससे किसी व्यक्ति को कोई खतरा हो। कुल मिलाकर ये पूरा मामला कांग्रेस के गली की हड्डी बनता जा रहा है, क्योंकि देश के राजपूत समाज के बड़े नेताओं में शामिल सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद सबसे ज्यादा नाराजगी अशोक गहलोत से ही है। हमास का 100% सर्वनाश। हमास के बचे हुए आतंकवादी अब सिर्फ 14 दिन तक और जिंदा रहेंगे। जी हां, सही सुना आपने, सिर्फ और सिर्फ 14 दिन, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू पर अमेरिका का दबाव है कि अगले 2 हफ्ते के अंदर हमास का द एंड करना ही है। नेतन्याहू ने भी हमास के जिंदा बचे हुए लड़ाकों को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया कि वो सिनवार के नाम पर जान ना गंवाएं, बल्कि फौरन सरेंडर कर दें, नहीं तो उनकी लाशों को कब्र भी नसीब नहीं होगी।
हमास अब पूरी तरह खल्लास। इस्माइल हानिया और याह्या सिनवार की मौत हमास के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी, क्योंकि हानिया और सिनवार खत्म तो हमास खत्म। और हमास की 2 एंड की तारीख अब तय हो चुकी है। अमेरिका ने इजरायल को जंग जल्द खत्म करने का अल्टीमेटम दे दिया है। नेतन्याहू ने बता दिया है कि हमास का आखिरी लड़ाका किस दिन मौत के घाट उतारा जाएगा। इजरायल ताल ठोक कर कह रहा है कि बीते 2 महीने में वो हमास के करीब 7,000 लड़ाकों को मौत की नींद सुला चुका है। और अब नेतन्याहू ने हमास के बाकी बचे लड़ाकों को फाइनल वार्निंग दे दी है। उन्हें 2 टूक कह दिया है कि वो जिंदा बच सकते हैं, मगर उसके लिए उन्हें इजरायल से हारना होगा। नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के लड़ाकों के पास बस 2 ही विकल्प हैं, या तो इजरायल की सेना के आगे सरेंडर कर दें, या फिर इजरायल की फौज की गोलियों से अपना सीना छलनी करवा लें। नेतन्याहू का कहना है कि हमास के सैकड़ों लड़ाके इजरायल के चंगुल में हैं। वो या तो इजरायल की सेना के आगे आत्मसमर्पण कर चुके हैं, या फिर इजरायल की फौज के हत्थे चढ़ चुके हैं। בימים האחרונים עשרות מחבלי חמאס נכנעים בפני כוחותינו. הם מניחים את נשקם, הם מוסרים את עצמם לידי לוחמינו הגיבורים. זה ייקח עוד זמן, המלחמה בעיצומה, אבל זה תחילת הסוף של חמאס. ואני אומר למחבלי חמאס, זה נגמר. אל תמותו בשביל סינואר. תיכנו, עכשיו. कुछ दिन पहले गाजा पट्टी से हमास के दर्जनों लड़ाकों के इजरायल के आगे घुटने टेकने की तस्वीरें भी सामने आई थी। उन तस्वीरों में हमास के लड़ाकों के शरीर पर अंदरूनी कपड़ों के सिवा कुछ नजर नहीं आया था। वीडियो में वो अपने हथियार फेंकते दिखे, मगर इस बार नेतन्याहू ने खुद अपने मुंह से हमास के लड़ाकों को धमकी दे डाली है कि अगर उन्होंने एक पल की भी देर की तो इस तरह अपनी जान बचाने का मौका भी नहीं मिलेगा। नेतन्याहू पर इस वक्त डबल प्रेशर है, एक खुद अपने देश में और दूसरा अमेरिका का। नेतन्याहू खुद को इजरायल को उसके दुश्मनों से बचाने वाले नेता के तौर पर पेश करते आए हैं, और उनकी यही इमेज उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी इसी छवि के दम पर वो लंबे वक्त तक इजरायल की सत्ता संभालने वाले प्रधानमंत्री बने हैं। मगर 7 अक्टूबर की तारीख ने उनकी साख पर ऐसी कालिख पोती कि वो धुले नहीं धुल रही। ऐसे में नेतन्याहू पर अपने देश में अपनी मजबूत नेता की छवि वापस खड़ी करने का दबाव है, और उसके लिए उन्हें हमास को जल्द से जल्द खत्म करना ही होगा। लेकिन इसके साथ खबर यह भी है कि नेतन्याहू पर बाइडन भी आग बबूला है। अमेरिकी मीडिया में खबर छाई हुई है कि अमेरिका ने इजराइल से साफ साफ कह दिया है कि अब उसके पास हमास से लड़ने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है, क्योंकि हर बीतते दिन के साथ अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका इस लड़ाई में इजरायल का खुलकर साथ दे रहा है, और गाजा पर इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों में करीब 18,000 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 20 लाख से ज्यादा आबादी में लगभग 90% लोग अपने घर छोड़कर भाग चुके हैं। इस वजह से पूरी दुनिया, खास तौर पर मुस्लिम देश, गाजा की तबाही के लिए अमेरिका को कसूरवार ठहरा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसलिए अमेरिका ने इजरायल को 2 टूक कह दिया है कि किसी भी सूरत में इसी महीने के आखिर तक युद्ध खत्म हो जाना चाहिए।
मगर इजरायल अमेरिका से जनवरी तक की मोहलत मांग रहा है। माना जा रहा है कि इसी वजह से अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में गाजा में युद्ध विराम के लिए लाए गए प्रस्ताव पर भी अड़ंगा लगा दिया। इजरायल और अमेरिका के तेवर देखकर रूस का भी रुख नरम पड़ता दिख रहा है। जो रूस इस पूरी लड़ाई के लिए अब तक इजरायल की गलती बता रहा था, जो रूस इजरायल पर हमले का खुलकर विरोध करने को राजी नहीं था, उसके अब सुर बदल गए हैं।